नमस्कार दोस्तों। जीके वाई के डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें 9 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज 10वां लेक्चर है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो भारत की चट्टानें हैं, यानी कि भारत में चट्टानें किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं या चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। और ज्योग्राफी की सीरीज़ की लगभग आपकी 16 से 17 क्लास होंगी और लगभग आपकी 50-60% आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो पीछे की वीडियो है जितनी बनाई है मैंने, पिछले जितने लेक्चर हैं 9 लेक्चर हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत की चट्टानों के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले इसका सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले कठोर या मुलायम पदार्थों को चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो चट्टानों की बात कर लें तो क्या होते हैं। तो ये कठोर या मुलायम पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं। चट्टानों की निर्माण की बात कर लें तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे तत्व होते हैं, तत्वों से मिलकर बनता है आपका यौगिक। ठीक है, जब यौगिक इकट्ठे होते हैं तो उनसे मिलकर बनता है खनिज, और खनिजों से इकट्ठे होकर मिलता है आपका चट्टान। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ये सीरीज है। इस तरीके से आपकी चट्टान धीमे धीमे, ये हज़ारों वर्षों की प्रोसेस होती है जिसमें कि ये चट्टानें बनती हैं। चट्टान एक या एक से चट्टानों की बात करें ना तो एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से निर्मित जो ठोस पदार्थ होता है वो चट्टानें कहलाता है। मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो चट्टानों के अध्ययन को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो चट्टानों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है चट्टानों का अध्ययन। आगे चलते हैं। चट्टानों को निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, यानी कि निर्माण विधि के अनुसार इनको 3 भागों में बांटा जाता है। चट्टानों के वर्गीकरण की बात करें तो कौन से भाग हैं इनके, तो सबसे पहले आता है आपका आग्नेय चट्टान है, दूसरा आता है अवसादी चट्टान है, तीसरा आता है रूपांतरित या इन्हें कहते हैं कायांतरित चट्टान है। ठीक है, तो ये चट्टानें किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से इनका निर्माण होता है, क्या इनकी ये कठोर होती, मुलायम होती हैं या ये रवेदार, इनके कुछ कुछ इनकी खासियत है, उनके बारे में हम जानेंगे आगे। चलिए चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें इन्हें प्राथमिक चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लें आग्नेय चट्टानें की, तो आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है। ठीक है, जो आग्नेय शब्द है वो इग्निस शब्द से आता है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ है अग्नि। ठीक है, आप सीधे सीधे समझ सकते हैं इस चट्टान का जो संबंध है वो अग्नि से है। ठीक है, यानी कि इस चट्टान के निर्माण में अग्नि का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए परिभाषा की ओर चलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित मैग्मा, जो कि जब बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं। ठीक है, आंतरिक भाग में स्थित मैग्मा जब अपने ऊपरगामी गति में ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। एक तरीके से मान लीजिए, जब पृथ्वी के अंदर गर्मी होती है, आप ज्वालामुखी का उदाहरण ले लीजिए, तो जो मैग्मा होता है जब बाहर आता है, बाहर आके सतह पर आकर, सतह का वातावरण थोड़ा अलग होता है तो वहाँ पर आके वो ठंडा हो जाता है, जमने के बाद वो एक चट्टान की तरह हो जाता है। तो इस तरीके से जो चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान है, या दूसरा नाम इसका जान लें तो प्राथमिक चट्टानों के नाम से जानी जाती है। बात कर लें इसके उदाहरण की, तो इसके उदाहरण में कौन सी चट्टानें आ जाती हैं, आपकी ग्रेनाइट आ जाएगी, बेसाल्ट आ जाएगी। ये सभी चट्टानें इन चट्टानों का उदाहरण है। इसके बाद बात कर लें इसकी कुछ इम्पोर्टेंट इसके फैक्टर होते हैं इनको पहचानने के। चलिए, ये एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। इसमें पहला पॉइंट है, ये अत्यधिक कठोर होती हैं जिस कारण इन पर अपक्षय धीमी गति से होता है। जब मान लीजिए ये जब मैग्मा जब पिघल के ये चट्टानें बनती हैं तो ये बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। ठीक है, जिनके कारण क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, एक तरीके से जैसे इनमें काट छाँट नहीं हो सकती। अब जो कोई कठोर चीज़ है तो उसमें काट छाँट इतनी आसानी से होगी नहीं, तो इनका अपक्षय कैसा होता है, धीमी गति से होता है। ये पहला इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा है, चूंकि इनका निर्माण लावा के शीतलन से होता है तो ये रवेदार, परतहीन, जीवाश्म विहीन तथा रंध्रहीन होती हैं। एक तरीके से बात कर लीजिए, जैसे इसके बाद जो चट्टानें आती हैं अवसादी चट्टानें, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक परत मिट्टी की इस तरीके से बिछ गई, उसके बाद समय के कुछ अंतराल बाद ऐसे एक और परत आ जाती है, एक और परत आ जाती है। इस तरीके से जो चट्टानें बनती हैं वो अवसादे होती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो चट्टानें बनती हैं वो लावा इकट्ठा आता है और उसके शीतलन से बनती हैं, यानी कि ये परतदार नहीं होती हैं। तो ये लिखा हुआ है, ये रवेदार होती हैं और परतहीन होती हैं और जीवाश्म विहीन होती हैं। एक बात कर लीजिए आप, लावा इतना गर्म होता है, जो मैग्मा है, क्या उसमें कोई ऐसा अवशेष होगा, जीवाश्म होगा, क्या कहते हैं, जो बाद में रह सके, जैसे आपको जो जीवाश्म ईंधन वगैरह बनते हैं, पेट्रोल वगैरह, तो गर्म होने के कारण ये जीवाश्म विहीन भी होती हैं और रंध्रहीन होती हैं, यानी कि इनमें छिद्र नहीं होते हैं। ठीक है, कठोर होती हैं, छिद्र कहाँ से होंगे, छिद्र का मतलब ये है कि थोड़ी सी चट्टान कमज़ोर होती है, तो ये रंध्रहीन भी होती हैं। इसके अलावा ये अव्यवस्थित व विविध रंगों वाली होती हैं। ठीक है, इनकी कोई
एक स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कि इनका कोई आकार नहीं होता फिक्स। मान लीजिए कोई लावा इस तरीके से गिरा है, लावा क्या एक तरह का तरल पदार्थ है, ऐसे गिरा है, इस तरीके से गिरा है, तो ये अव्यवस्थित व विविध रंगों वाली होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो चट्टानें हैं वो है हमारी अवसादी चट्टानें। इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। परिभाषा की बात कर लें तो पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानों के अनाच्छादन यानी कि अपक्षय और अपर्दन तथा जमाव के कारण बनी पर्दा चट्टानें अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन चट्टानों की जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं, ये चट्टानें कुछ लाइन टाइप की बनी हुई हैं, देख रहे हैं ये लाइन टाइप की, यानी कि समय के साथ साथ जब अपक्षय अपर्दन होता है, मतलब जब काट छांट होती है किसी तरीके से, मान लीजिए एक परत ये इस तरीके से हवा के संपर्क में आके 100 साल में ये परत बिछ गई, फिर उसके कुछ समय बाद ऐसे एक परत बिछ गई, धीमे 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 ये परत क्या है, एक आकार ले लेती है, किसका, चट्टान का। ठीक है, तो इसी तरह से इसको कहा गया जमाव के कारण बनी परतदार चट्टान है। इसकी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये परतदार होती हैं। ठीक है, इसके उदाहरण की बात कर लें तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला आदि इन सभी के उदाहरण हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूपटल के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टान विस्तृत है। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, यानी कि पृथ्वी के अंदर की बात न करें, ऊपरी भाग पर जो चट्टानें मौजूद हैं उनमें से 75% अवसादी चट्टानें हैं आपकी। पृथ्वी के जो अंतरिक्ष, यानी कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जैसे ये अपना हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर तो 75% क्या मौजूद है आपकी अवसादी चट्टानें। पृथ्वी के अंदर की बात कर लें तो यहाँ पर सिर्फ इनका योगदान 5% है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर आपको पता है जो तापमान है थोड़ा अधिक रहता है, तो वहाँ आग्नेय चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं, आग्नेय और आपकी रूपांतरित। चलिए इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं अवसादी चट्टानों के। तो ये परतदार निक्षेपण से इनका निर्माण होता है, मैंने आपको बताया परतदार निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है जीवाश्म और छिद्र। ठीक है, जीवाश्म भी होते हैं इनमें, छिद्र भी होते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। आपसे बात कर लें, चट्टान हमारी 3 प्रकार की बता रहा हूँ मैं आपकी, कौन सी, आपकी आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। इनमें से जो जीवाश्म ईंधन पाया जाता है सिर्फ अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है आपका तीसरा पॉइंट आया आपका कि ये मुलायम। ठीक है, ये चट्टानें कैसी होती हैं, क्या ये आग्नेय की तरह कठोर होती हैं? नहीं, ये मुलायम होती हैं, जिसके कारण इनका अनाच्छादन तीव्र गति से होता है, यानी कि इनमें काट छांट जो प्रकृति की मार होती है, ठीक है, भूकंप आया उससे जो काट छांट होती है, या जो अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इनसे काट छांट इनमें बहुत ज़्यादा होती है, वर्षा होती है इस तरीके से। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, ये क्या है, देखिए इसमें बहुमूल्य खनिज, कोयला, जीवाश्म ईंधन आदि प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवसादी चट्टानों से आप कनेक्ट कर लीजिए। इसमें कोयला, आपके जीवाश्म ईंधन, तीनों चट्टानों में से सिर्फ किस में मिलते हैं, तो अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, मान लीजिए देखो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया ये परतदार होती है, परतें बननी है। मान लीजिए बीच में इसके कोई जीवाश्म टाइप के, मतलब आपके पेड़ पौधे या जीव हैं, तो उस तरीके के या मर गए, कुछ कुछ भी हुआ, फिर उसके बाद उसके ऊपर परत बनने लगेगी, तो ये इतनी गर्मी नहीं होती। जैसे आगने में क्या होता है, लावा होता है, तो वो सब पिघला के ख़त्म कर देगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जीवाश्म ईंधन बनता है आपका। आगे चलिए, अगली जो चट्टान है वो है हमारी रूपांतरित और कायांतरित चट्टानें। इसकी परिभाषा की बात कर लें तो ये अत्यधिक ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय, अवसादी आदि चट्टानों की संरचना में आए परिवर्तन से निर्मित चट्टान है। ठीक है, देखिए ये चट्टान जैसे मान लीजिए आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, आपकी अवसादी चट्टानें हैं, इन दोनों पर जब बहुत ज़्यादा ताप पड़ता है, यानी कि ताप की मार पड़ती है, तापमान पड़ता है या दाब पड़ता है, ठीक है, प्रेशर पड़ता है, तो इसके द्वारा जो चेंजेस आते हैं, इसके द्वारा जो परिवर्तन आता है, उसके द्वारा जो निर्माण होता है वो रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों का होता है। अब सीधी सी बात जान लीजिए, जैसे अवसादी और जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें ही अधिक ताप और दाब के कारण जो चट्टानें बनती हैं वो कौन सी होती हैं, रूपांतरित या कायांतरित है। इसके नाम से ही आप देख सकते हो, रूपांतरित या कायांतरित, यानी कि काया पलट रही है या रूप, इस तरीके से इसका नाम से ही आप जान सकते हैं। तो ये कैसी चट्टान है, तो ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन आता है उससे इनका निर्माण होता है। इसके उदाहरण की बात कर लें तो इसके मुख्य उदाहरण कौन से, तो नीस है, ग्रेफाइट है, संगमरमर है। जैसे चूना पत्थर होता है आपका, ठीक है, चूना पत्थर पर जब अधिक दाब और ताप बनता है तो वो संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद करेंगे। आगे चलिए इसकी विशेषताओं की ओर चलते हैं। इसकी विशेषता, पहला पॉइंट है चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ठीक है, चट्टानों के जो भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा पॉइंट है चट्टानों की कठोरता सर्वाधिक होती है। जो रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों की जो कठोरता है वो सर्वाधिक होती है। तीसरा, जीवाश्म अधिक ताप पर दाब से नष्ट हो जाते हैं। सीधी सी बात है, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि 3 चट्टानें हैं, आग्नेय हैं, अवसादी हैं, रूपांतरित है। इन तीनों में जीवाश्म ईंधन कहाँ पर पाए जाते हैं, सिर्फ अवसादी में। ठीक है, क्योंकि
बाकी की चट्टानों में आपका ताप और दाब ज़्यादा होगा, ताप ज़्यादा होगा क्योंकि आगने में भी ताप था, मैग्मा था, तो इस तरीके से वो समाप्त हो जाती हैं। चौथा पॉइंट है, कई रूपांतरित चट्टानें दानेदार होती हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कौन सी होती हैं, तो क्वार्ट्ज होती हैं आपकी, तथा फेल्सपार होती हैं, ठीक है, इस पॉइंट को आप याद करेंगे। चलिए अब देखिए, अभी तक हमने जो चट्टानें थी, मेनली चट्टानें, जैसे चट्टानों को जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में जाना कि चट्टानें किस किस प्रकार की होती हैं। अब बात करते हैं जो भारत में जो चट्टानें फैली हुई हैं, ठीक है, उनमें उनका उनमें उनका समय अंतराल, यानी कि जो सबसे प्राचीन चट्टान है उसके बाद जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। मुख्यतः भारत में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी? तो सबसे पहली आपकी आती है आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरी आती है पुराण क्रम की चट्टान, तीसरी द्रविडियन क्रम की चट्टान और चौथी आती है आपकी आर्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। इन सभी के ये नीचे वर्गीकरण है, इन दोनों के भी मतलब सब पार्ट्स हैं छोटे छोटे। जैसे आर्कियन का एक आर्कियन खुद है, दूसरा धारवाड़ क्रम है, पुराण का एक कुडप्पा क्रम है, दूसरा विंध्यन क्रम है, द्रविडियन का कार्बोनिफेरस क्रम है, आर्यन का 3 है, गोंडवाना क्रम, दक्कन क्रम और टर्शरी क्रम। चलिए इनको धीमे धीमे हम आगे चल के पढ़ते हैं। बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों की। तो इन चट्टानों की बात करें तो ये लगभग 4 अरब साल पहले प्री कैम्ब्रियन युग गुप्त में तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से निर्मित चट्टानें हैं। इसकी बात कर लें, जो आर्यन क्रम की चट्टान है ये पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से एक है, ठीक है। इनका नाम रखा गया है जैसे क्षेत्र के हिसाब से जो चट्टानें पाई जाती हैं उसके हिसाब से, ठीक है। ये चट्टानें हैं, जैसे भारत के जो चट्टानें उनकी हम बात कर रहे हैं मेनली। इसके क्षेत्र की बात कर लें तो ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं ये चट्टानें, तो ये कर्नाटक, नीलगिरी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसमें धातु व अधातु खनिज दोनों ही पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, मैंगनीज है, तांबा है, बॉक्साइट है, अब्रक है, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टानों की ये सभी डिटेल्स थी। आगे चलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों की ओर चलते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन युग की चट्टानों के अवसादों के कायांतरित से इनका निर्माण हुआ है। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी उनके जो अवसाद से उनका जब रूपांतरण हुआ तो उनसे किस चट्टान का निर्माण हुआ, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसके क्षेत्र की बात कर लें तो कर्नाटक, शिलोंग, छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र आपको फैक्ट एग्जाम के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। दूसरी बात कर लें, इसमें कुछ प्रमुख श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे चैंपियन श्रेणी कोलार, चंपाने श्रेणी बड़ौदा, चिल्पी श्रेणी बालाघाट, सोसर श्रेणी छिंदवाड़ा, ये सभी आपकी धारवाड़ क्रम की प्रमुख श्रेणियां हैं, यानी कि चट्टानों में पाई जाने वाली कुछ श्रेणियां हैं जहाँ पर आपके मेन खनिज पाए जाते हैं। इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, तांबा है, मैग्नीज है, यानी कि ये सभी खनिज आपके धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, कर्नाटक, शिलांग, छोटा नागपुर पठार और आपका मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्र में ये सभी आपके खनिज पाए जाते हैं इन्हीं चट्टानों में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसी चट्टानों के अवसादों के 2 पर्वतमालाओं के बीच में आने से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके क्षेत्र की बात कर लें तो इसके क्षेत्र में कौन से आते हैं, तो कुडप्पा आंध्र प्रदेश, इसी कुडप्पा एक जिला है आंध्र प्रदेश में, एक जगह है, उसी के नाम से इस चट्टानों का नाम रखा गया है, क्रम की चट्टानों का। दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश आपका। चलिए आगे चलते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों की ओर चलते हैं। जल निक्षेपों से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं, यानी कि जल का जो निक्षेपण, जब जल पड़ता है किसी चीज पर तो लंबे समय तक जब पड़ता है तो उससे निक्षेपण यानी कि काट छांट जब होती है तो उससे निर्मित चट्टानें आपकी हैं ये, और अवसादी चट्टानें हैं। किस प्रकार की चट्टानें, तो अवसादी प्रकार की चट्टानें विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसके क्षेत्र की बात कर लें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और बिहार में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है वहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। लगभग थोड़ा बहुत आपका उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी पड़ता है, मिर्ज़ापुर की साइड। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कौन से मुख्य खनिज पाए जाते हैं, तो आपका चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है और आपके हीरा है, ये मुख्य हैं। आगे चलिए, विंध्य प्रणाली में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र जो है वो कौन से हैं, तो आप एक क्षेत्र सुना होगा आपने, पन्ना, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और आपका गोलकुंडा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये हीरों का खनन किया जाता है, ये विंध्य प्रणाली के ही विंध्य क्रम की जो प्रणाली है वहाँ से ही इनका वो किया जाता है, इनका खनन किया जाता है। आगे चलिए, द्रविडियन क्रम की चट्टानों के बारे में देखते हैं। ये 600 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित चट्टानें हैं, द्रविडियन क्रम की चट्टानें। इसकी बात कर लें तो ये कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, तो ये हिमालय के क्षेत्र में, गंगा का मैदान और इन सभी जगह ये फैली हुई हैं।
अगला है, इसी में आता है द्रविडियन में ही आपको बताया था मैंने, कार्बोनिफरस क्रम की चट्टानें। तो इनका निर्माण कब हुआ? तो 300-350 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ। माउंट एवरेस्ट में कार्बोनिफरस क्रम के चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। ये मुख्य पॉइंट है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क। ठीक है, यानी कि इस क्रम की चट्टानों में आपको उच्च गुणवत्ता का जो लौह अयस्क है, जिससे लोहा निकलता है, वो पाया जाता है। आगे देखिए, अगली जो चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। लगभग 30 करोड़ साल पहले जल निक्षेपों जैसे महानदी और गोदावरी नदी है, इनमें जो इसके जल के द्वारा जो निक्षेपण से इनका निर्माण होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। ये प्रकार की बात कर लें तो ये अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है। ठीक है। इसके क्षेत्र की बात कर लें तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, इस क्षेत्र में ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बात कर लें तो इसका महत्व क्या है, तो भारत में इसका महत्व, भारत का जो 98% कोयला है वो इन्हीं चट्टानों से पाया जाता है, यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों। बात करें छोटा नागपुर पठार, ये आपको दिया हुआ है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में जो कोयला है वो भारत के 98% कोयला लगभग इन्हीं क्षेत्रों से निकाला जाता है, जो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकलता है। आगे चलिए, आगे है दक्कन क्रम की चट्टानें। प्रायद्वीपीय भारत के अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर, ठीक है, अलग होने के क्रम में भारत के पश्चिमी तट पर लावा की दरारी प्रवाह उत्पन्न हुआ। दरारों से निकलता हुआ तप्त लावा धरातल पर चारों ओर फैल गया। इसी लावा के ठंडा होकर जम जाने के बाद दक्कन का पठार का निर्माण हुआ। अब बात कर लें, जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है। ये जो नीचे का प्रायद्वीपीय भारत है, ये पहले अफ्रीका से लगा हुआ था। जब ये धीमे धीमे हजारों लाखों सालों में आके ये भारत के हिस्से से टकराया, तो यहाँ पर दरारें उत्पन्न हुई, जिनसे कि लावा निकला। क्या निकला? लावा। जब वो लावा ठंडा हुआ तो उससे इन चट्टानों का निर्माण हुआ, दक्कन क्रम की चट्टानों का। इसीलिए आपने देखा होगा जो दक्कन का क्षेत्र है, वहाँ पर जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, क्योंकि वहाँ की जो चट्टानों का रंग है, लावा है, तो काला पड़ जाता है। तो उनसे टूटने छूटने से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसलिए वहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। क्षेत्र की बात कर लें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश या मालवा के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तरी कर्नाटक में इनका क्षेत्र फैला हुआ है। महत्व की बात कर लें तो मैंने आपको बताया, अपक्षय एवं अपर्दन से काली मिट्टी, यानी कि जिसको कपासी मिट्टी, काली मिट्टी में कपास आपका ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कह देते हैं, का निर्माण हुआ। चलिए ठीक है, ये आपकी दक्कन क्रम की चट्टानों की बात हुई। आगे देखिए, टर्शरी क्रम की चट्टानें। लगभग 60 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित अवसादी चट्टानें हैं ये। ठीक है, आपकी टर्शरी क्रम की। इसके क्षेत्र की बात कर लें तो हिमालय और गंगा के मैदान में ये फैली हुई है। अवसादों की इनमें उपस्थिति है। इसके अलावा इसके महत्व की बात कर लें तो कोरेवा, बांगर, खादर जैसी मृदा कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर खनिज तेल भी मिलता है इनमें। तो आपने देखा होगा कोरेवा, जो ये खेती होती है केसर के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, करेवा की मिट्टी। इसके बाद बांगर बहुत उपयोगी है, आपकी उपजाऊ मिट्टी है, खादर उपजाऊ मिट्टी है। तो इन सभी जो मिट्टी है वो टर्शरी क्रम की चट्टानों के आसपास ही आपकी। तो ये आपका क्रम चट्टानों का वर्गीकरण था, भारत में जो चट्टानें फैली हुई हैं। ठीक है, कौन सी आप देख सकते हैं चट्टानों का। आर्कियन पढ़ लिया हमने, पुराण चट्टान क्रम, द्रविडियन के चट्टान क्रम और आर्यन चट्टान क्रम के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ के हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। भारत जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, भारतीय चट्टानों से। जैसे चट्टानों के अध्ययन को किस नाम से जाना था, पहला प्रश्न है आपका। तो चट्टानों के अध्ययन को आपको किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलॉजी के नाम से आपका जाना जाता है चट्टानों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, निर्माण विधि के अनुसार चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो निर्माण विधि के अनुसार चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन सी? आपकी पहली आ जाती है आग्नेय, दूसरी आपकी अवसादी और तीसरी आपकी रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चट्टान का एक प्रकार नहीं है? तो मैंने आपको बताया, आग्नेय प्रकार है, अवसादी प्रकार है, रूपांतरित प्रकार है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, कायाकल्प कोई भी किसी प्रकार का ये चट्टान नहीं होती हैं। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस चट्टान का निर्माण लावा के शीतलन से होता है? तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो लावा के ठंडा होने से इनका निर्माण होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं और इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म किन में पाए जाते हैं? सिर्फ अवसादी चट्टानों में। पांचवा प्रश्न है, अपक्षय, अपर्दन तथा जमाव के कारण निर्मित जो चट्टानें होती हैं वो कौन सी हैं? तो अपक्षय और अपर्दन के जो जमाव हो जाता है उसके कारण जो निर्मित चट्टानें हैं वो आपकी अवसादी चट्टानें। छठवां क्वेश्चन है, कोयला व जीवाश्म ईंधन, ठीक है, कोयला व जीवाश्म ईंधन निम्न में से किन चट्टानों में पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया ये सिर्फ तीनों में से सिर्फ एक ही में, अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है,
बलुआ पत्थर, चूना पत्थर निम्न में से किन चट्टानों का उदाहरण है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये सभी अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आग्नेय अवसादी चट्टानों में अत्यधिक दाब व ताप के कारण आए परिवर्तन से निर्मित चट्टान कौन सी है? तो जब किसी भी चट्टान पर दाब और ताप पड़ता है उसके द्वारा जो निर्मित चट्टानें होती हैं, मैंने आपको बताया था रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानों के नाम से जानी जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं? तो रूपांतरित चट्टानों को आपको उदाहरण बताने हैं, तो मैंने आपको बताया कौन से हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, नीस, ग्रेफाइट, संगमरमर, स्लेट, हीरा, ये सभी आपकी रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। बात कर लें हीरा की, तो आपने देखा होगा हीरा बहुत ही कठोर पदार्थ है, ठीक है, ये भी एक रूपांतरित चट्टानों का ही भाग है। आगे देखिए, 10वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? तो भारत की जो सर्वाधिक पुरानी चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? तो वो तो भारत में सर्वाधिक पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? तो उनको देखते हैं, ये आप देख लेंगे, इनमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, आर्कियन क्रम की चट्टानें। मैंने आपको बताया था थ्योरी में ही, ये भारत की सर्वाधिक पुरानी चट्टानों में से एक है। 11वां प्रश्न है, बलुआ पत्थर का अत्यधिक दाब व ताप के कारण रूपांतरण किसमें हो जाता है? तो जो बलुआ पत्थर है उन पर जब अत्यधिक दाब और ताप पड़ता है तो उनका रूपांतरण किसमें होता है? तो वो क्वार्टजाइट में बदल जाती हैं। 12वां प्रश्न है, चूना पत्थर का अत्यधिक दाब व ताप के कारण रूपांतरण किसमें होता है? तो चूना पत्थर मैंने आपको बताया संगमरमर में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट चट्टानों का रूपांतरण किसमें हो जाता है? तो जो बेसाल्ट चट्टानें हैं यानी कि इनका रूपांतरण अत्यधिक दाब व ताप के कारण किसमें होता है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्फीबोलाइट में ये बदल जाती हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, एम्फीबोलाइट। अगला प्रश्न है, भारत का 98% कोयला किन चट्टानी क्रम में पाया जाता है? तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये जो सर्वाधिक कोयला है भारत का वो गोंडवाना लैंड की क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा भारत में किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो हीरा हमारा विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चट्टानों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं और ये हमारा टॉपिक भी खत्म होता है। अभी तक जितने पुराने लेक्चर हुए 9, उनमें आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और आपकी ये सीरीज़ हफ्ते में 3 क्लास आती है और ये चलती रहेगी, ठीक है। चलिए, हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।